अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको इस लेक्चर के अंदर कराची यूनिवर्सिटी का फिज़िक्स का पेपर सॉल्व करवाऊंगा 2021 का। और ये पेपर जो है इवनिंग के अंदर आया था। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे है। अ कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड ओनली ऑन फोटॉन्स डैश। अब आपने कॉम्पटन जो है कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये आपसे कह रहा है कि कॉम्पटन शिफ्ट जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय एम सी इंटू 1 - कॉस थीटा। ठीक है, अब ये आपके पास जो चेंज इन लेंथ है ना, ये आपका कॉम्पटन इफेक्ट है। क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब ये एच आपके पास क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। और ये थीटा आपके पास क्या है? ये थीटा आपके पास है स्कैटरिंग एंगल। क्या है? स्कैटरिंग एंगल है। ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट जो है डिपेंड कर रहा होता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग के ऊपर। किसके ऊपर? स्कैटरिंग ऑफ एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अच्छा, एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिया। अब इस एमसीक्यूज से जितने फर्दर एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और आपने उसको अपने पास जो है नोट डाउन करना है। ठीक है, अच्छा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि अगर आफ्टर द कोलिजन, क्या लिखा हुआ है मैंने? आफ्टर द कोलिजन फोटॉन की वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा? क्या कहा मैंने? फोटॉन की वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा? ठीक है, मतलब वेवलेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखो, फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में होता है उसके साथ कोलाइड करता है, और कोलाइड करने के बाद फोटॉन की जो वेवलेंथ है ना, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। अच्छा, अब इसी पॉइंट में से आपके पास एक और पॉइंट निकलेगा। देखो, आफ्टर द कोलिजन फोटॉन की वेवलेंथ ज़्यादा हुई है, और अगर बिफोर द कोलिजन अगर हम बात करें तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? आपके पास कम होगी। अच्छा, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ यहाँ पे क्या? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अलग करोगे तो क्या आएगा? V डिवाइड बाय लेमडा आ जाएगा। तो आप फ्रीक्वेंसी की जगह पे अगर ये पुट करते हो तो एच सी अपॉन लेमडा, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखो बच्चों, अगर फोटॉन की वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी? एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो मतलब आपके पास ये दो पॉइंट आए कि आफ्टर द कोलिजन काउंटर इफेक्ट के अंदर फोटॉन की वेवलेंथ बढ़ती है और उसकी एनर्जी जो है कम हो जाती है। ये अपने पास दो पॉइंट को नोट डाउन कर लो, ये एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 2 की बात करते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग डैश। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए। वो क्या है? के इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय आई। ठीक है, ये के आपके पास क्या है? ये आपके पास है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और थीटा आपके पास क्या है और आई आपके पास क्या है? ये बात की बात है। ठीक है, के बराबर होता है एन बी ए डिवाइड बाय सी। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब अपने ऑप्शंस में देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टन्स लिखा हुआ है, एरिया ऑफ कॉइल लिखा हुआ है, और ऑल ऑफ देम भी लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये कि आपकी सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीज हो सकती है अगर आप नंबर ऑफ टन को बढ़ा दो, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो, या फिर आप एरिया ऑफ कॉइल को बढ़ा दो। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम आपके पास यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे सी जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये सी यहाँ पे क्या बता रहा है? देखो, ये सी आपके पास यहाँ पे है टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। अपने पास लिख भी लो इसको, ये क्या है? टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है। अच्छा, अब एक और चीज आपको यहां सीखने को मिलेगी, एक और एमसीक्यू अपने पास नोट कर लो कि देखो, अगर टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट को आप डिक्रीज करते हो, क्या करते हो? डिक्रीज करते हो, तब आपके पास सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर वो यहां पे लफ्ज इस्तेमाल करता डिक्रीजिंग का और ऑप्शन के अंदर टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट भी देता,
तब आप इसके ऊपर जो है क्या करते, अपना आंसर लगाते। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर 2 जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। एमसीक्यूज नंबर 3 की बात करते हैं। बाय यूजिंग एडजस्टेबल अपर्चर ऑफ अ लेंस वी कैन रिड्यूस द डिफेक्ट ऑफ द लेंस। आपने पढ़ा होगा क्रोमेटिक एबिरेशन पढ़ा होगा, स्फेरिकल एबिरेशन पढ़ा होगा। तो अगर आप लेंस को एडजस्ट कर सकते हो तो इससे आपके पास कौन सा डिफेक्ट जो है रिड्यूस होता है, वो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, स्फेरिकल एबिरेशन। ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखो जो पॉइंट मैं आपको इजाफी बताता हूँ, ठीक है, आपने उसको अपने पास लाजमी जो है कॉपी के ऊपर नोट डाउन करना है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 4 की बात करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज डैश। अगर आप लोगों ने 2023 का पास पेपर सॉल्व किया है फिजिक्स का मॉर्निंग का, ठीक है, तो वहां पे भी इसने वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछा था, लेकिन वो 30 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो है, सेंटीग्रेड के ऊपर उसने पूछा था और एयर के अंदर पूछा था। अब यहाँ पे बात कर रहा है वैक्यूम की। ठीक है, जब वैक्यूम में आपसे पूछे तो आपका आंसर होता है 0 के बराबर। क्या होता है, 0 के बराबर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अब जिस बच्चे ने पास पेपर सॉल्व नहीं किया हुआ 2023 का मॉर्निंग का, तो वो भी जो है लाजमी आप देखें। ठीक है, वो मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। एमसीक्यू नंबर 5 की बात करते हैं। इन मेटा स्टेबल स्टेट इलेक्ट्रॉन्स हैव द मीन लाइफ टाइम। देखो यहाँ पे उसने बात की है मेटा स्टेबल स्टेट की। देखो बच्चों, आपसे ये भी पूछ सकता था कि मुझे बताओ कि एक्साइटेड स्टेट के ऊपर मीन लाइफ क्या होगी। ठीक है, अगर उसने आपसे पूछा है मेटा स्टेबल पूछी है तो वो आपसे ये भी पूछ सकता था। तो यहाँ पे आपके पास जो एक्साइटेड के अंदर जो आंसर आएगा वो 10 पावर -8 है। ठीक है, और मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर आपके पास 10 पावर -3 सेकेंड है। तो आपको दोनों पॉइंट्स जो है मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताने हैं इसके अंदर। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर बताने के 4 से 5 रूल्स होते हैं। ठीक है, अगर वो आपको रूल्स आते हैं तो आप अपना आंसर बता सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे रूल्स समझ लो यहाँ पे, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। अब यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 2500, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 2500 लिखा हुआ है, सही है। और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि भाई इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जवाब होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास होंगे 2 के बराबर। क्या होंगे, 2 के बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट के 0 को आप काउंट नहीं करते, मतलब राइट साइड के 0 को आपने काउंट नहीं करना। ठीक है, अब दूसरा इसका रूल क्या है, अगर इसी में अगर मैं 2.500 कर दूं, अब पूछूंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। अब आपका आंसर है 4। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, अभी आपने कहा था कि राइट साइड के 0 काउंट नहीं करने। तो भाई जब डेसिमल आ जाए तो फिर राइट साइड के 0 भी क्या करने हैं, काउंट करने हैं। रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 क्या बोलते हैं, 0.0005 लिखा हुआ है। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, अब है 1 के बराबर। क्यों, कि देखो लेफ्ट साइड पे 0 आ जाए, भले डेसिमल में आए या भले डेसिमल के बगैर आए, आपने उसको काउंट नहीं करना। आंसर आ गया 1। आगे 4 रूल क्या होता है कि अगर लिखा हुआ है 5005, तो देखो अब ये 2 नंबर के दरमियान में 0 आया, तो इसको भी आप काउंट करोगे तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा, 4 के बराबर आएगा। तो ये रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, आपको ये आने चाहिए। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमारे पास जो है ऐसा मुश्किल नहीं है, आप देख सकते हो। आप इसको जो है ना एक्सपोनेंट को साइड पे कर दो, इसका कोई लेना देना नहीं है आपका। यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपका जो है ना यहाँ पे राइट आंसर है। अब मैं यहाँ पे आपको जो है ना 2 एमसीक्यूज दे रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर के। आप लोगों ने मुझे जो है ना बताना है कमेंट के अंदर कि इसका आंसर क्या आएगा, ताकि पता चले कि आपको समझ में भी आया या नहीं आया। ठीक है, 0.00430 और 0 आपने बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। एक सवाल ये है और दूसरा सवाल जो आपसे मेरा है वो ये है 45.320100। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, आपने दोनों के आंसर कमेंट के अंदर लाजमी देने हैं। इससे मुझे आइडिया हुआ कि आपको मेरी बात समझ में आई है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 7 की बात करते हैं। इफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 6, आपको m की वैल्यू 6 के बराबर गिवन है, आपको फोकल लेंथ जो है फाइंड आउट करना है।
देखो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। डी क्या है? लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, जो कि 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। m की वैल्यू 6 के बराबर है। 6 यहाँ पे पुट कर दिया 1 प्लस 25 डिवाइड बाई एफ। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है, f यहाँ पे आ गया और f प्लस 25 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। f को मल्टीप्लाई करोगे 6f हो जाएगा और ये f प्लस 25 आ जाएगा। ठीक है, आप इस f को यहाँ पे भेजोगे तो माइनस का f हो जाएगा और 6f माइनस f बराबर आएगा 5f इज इक्वल टू 25। f की वैल्यू आपके पास आएगी 5 सेंटीमीटर के बराबर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 8 की बात करते हैं। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ठीक है, और वो जो दो फोर्सेस लग रही हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है ना वो सेम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डेफिनेशन बात कर रहा है, डेफिनेशन बता रहा है आपको। ठीक है, कि दो फोर्सेस लग रही हैं, मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है कि दोनों 20 न्यूटन की लेट्स सपोज लग रही है। ठीक है, लेकिन वो जिस लाइन ऑफ एक्शन में लग रही हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, और डायरेक्शन भी अपोजिट है। सही है, तो ये आपके पास कपल की डेफिनेशन सिंपल आपको जो है पूछी गई है। एमसीक्यू नंबर 9 की बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 50 ग्राम बुलेट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। आपको काइनेटिक एनर्जी जो है फाइंड आउट करनी है। आपको मास गिवन है, आपको स्पीड गिवन है। बहुत ही सिंपल है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 9 है। फॉर्मूला आपके पास होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये फॉर्मूला है। ठीक है, 1/2 पुट किया। अब जब मैथ्स पुट करो तो ये इस चीज़ का ख्याल करना बच्चों के ग्राम लिखा हुआ है। अब बच्चों के सवाल थे ना कि सर न्यूमेरिकल मुश्किल आते हैं आसान आते हैं, तो यहाँ पे देख लो कि कितना आसान एमसीक्यूज है। ठीक है, बस क्या दिया हुआ है? ग्राम दिया हुआ है। तो 50 जब यहाँ पे लिखोगे तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे। वेलोसिटी क्या आपके पास 500 है, आपने 500 यहाँ पे और इसका स्क्वायर लाजमी लगाना है। अब 500 का स्क्वायर सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है और ये 0 डबल लगे हुए हैं, तो इसको जब आप कर दोगे 4 टाइम कर दोगे। ठीक है, मतलब आपके पास ये इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ये तो आपके पास जो है ना यहाँ से एक 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 5/100 नीचे आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? 25 के बाद आपके पास 4 0 आ गए। अब ये 2 0 जो है ना आपके, ये 2 0 कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या बच गया? 2500 बच गया। यहाँ पे 2 है, 2 1 2 और यहाँ से आपके पास आ गया 2 1 2 2 to the 4। यहाँ पे कैरी गया, आपके पास कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन आ जाएगी 1250। अब इस 1250 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखो बच्चों, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको खुद ही कैलकुलेशन सारी परफॉर्म करनी पड़ेगी। 5 0 0 5 5 25। ठीक है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। 5 2 10 और ये 12 हो जाएगा। एक कैरी दिया मैंने इसको और ये मेरे पास 6250 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना आनी चाहिए। एमसीक्यू नंबर 10 की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मर आर यूज इन सर्किट्स कंटेनिंग अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 11 की बात करते हैं। Number of lines ruled per centimeter on a diffraction grating is 4000. Its grating element is dash. देखो बच्चों, ग्रेटिंग एलिमेंट का फॉर्मूला क्या है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ग्रेटिंग एलिमेंट का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस। क्या? नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस गिवन है, क्या गिवन है? 1/4000। आपने 4000 यहाँ पे पुट कर दिया। अच्छा, अब आप 4000 को इस तरीके से लिख सकते हो कि 4 एक्सपोनेंट पावर 3 बिल्कुल लिख सकते हो। आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब 1/4 बराबर होता है 0.25 के, किसके? 0.25 के। ठीक है, 1/4। अब ये एक्सपोनेंट पावर 3 पॉजिटिव का ऊपर आए क्या हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अच्छा, अब देखो बच्चों, अब अगर आप ये 0.25 है, क्या 0.25 है, जब इस आप डेसिमल को एक आगे शिफ्ट करोगे, क्या करोगे? एक आगे शिफ्ट करोगे, तो आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये कि 2.5 एक्सपोनेंट यहाँ पे मेरे पास हो गया और जब आप -3 में से एक माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा।
अब आप फौरन से ऑप्शन सी लगा दोगे, तो मेरे बच्चों आपका जवाब हो गया गलत। क्यों? देखो, आपने एमसीक्यूज पढ़ते हुए इसके ऊपर गौर नहीं किया। यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था सेंटीमीटर का, और यहाँ पे उसने यूनिट में इस्तेमाल किया मीटर का। अब आपका आंसर तो सेंटीमीटर में आ रहा है, ठीक है, आप गलती कर बैठे हो। तभी मैं आपको कहता हूँ कि आपने एमसीक्यूज को बड़े ही ध्यान के साथ सॉल्व करना है। अब सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करने जाओगे तो क्या करोगे? 100 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे? 100 से डिवाइड करोगे। और 100 का मतलब क्या होता है? 1 एक्सपोनेंट पावर 2। अब ये जब पावर 2 ऊपर जाएगी तो माइनस का 2 हो जाएगी, -4 -2 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। 2.5 एक्सपोनेंट पावर -6 मीटर आंसर। मतलब ये कि ऑप्शन डी आपका राइट था, ठीक है। तो एक छोटी सी मिस्टेक आपका एमसीक्यूज गलत करवा सकती है, वो भी बहुत ही आसान एमसीक्यूज, ठीक है। एक फॉर्मूला आपके पास ये था सॉल्व करने का। एक और फॉर्मूला आपके पास होता है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। देखो, डी आपके पास वही ग्रेटिंग एलिमेंट है, और थीटा आपके पास एंगल है, एम आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और लैम्डा आपके पास वेवलेंथ है। वो आपको लैम्डा की वैल्यू दे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मुराद ये कि अगर आपको वो बोलता है सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर से मुराद है कि वो आपको एम की वैल्यू 2 दे रहा है, आपको एंगल भी दे रहा है, तो आप डी आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। अब 12 एमसीक्यूज की बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है, आपको समझ में आएगा जब आपको बड़ा मजा आना है, ठीक है। इफ द सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, क्या कह रहा है? सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन दिस विल बी कांस्टेंट, ठीक है, देन दिस विल बी कांस्टेंट। अच्छा, इसको समझने से पहले आप ना 2-3 फॉर्मूला समझो। वो क्या है? अगर मैं बात करूं चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इसका क्या जवाब होगा? देखो, बात समझो। यहाँ पे ये जब भी टाइम से डिवाइड करते हो, टाइम से डिवाइड करने का मतलब है बात हो रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, समझ में आया? ये आपके पास क्या है? पी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इसका आंसर आता है फोर्स आता है। क्या आता है? फोर्स आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तब आपके पास क्या आता है? टॉर्क आता है। दो हो गए फॉर्मूला। एक आपके पास होता है एक्सलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या चीज सीखी यहाँ पे कि रेट ऑफ चेंज, आपकी डेफिनेशन तीनों याद हो गई, ठीक है, आपकी यही एमसीक्यूज बन भी सकते हैं। अच्छा, अब आपने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ये कि आपकी v1 भी सेम है, v2 भी सेम है, जब आप उसका चेंज निकालोगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा जीरो। कैसे जीरो आएगा? देखो, मान लो आपके पास v1 है 20 मीटर पर सेकेंड, v2 भी आपके पास क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों को माइनस करोगे, v2 माइनस v1, आंसर क्या आया? जीरो के बराबर आया। जब आपका चेंज इन वेलोसिटी जीरो आया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? जीरो हुआ। अब यहां पे भी ये चीज लगाओ कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगी तो टॉर्क क्या आएगा? जीरो आएगा। लीनियर मोमेंटम अगर आपका कांस्टेंट होगा तो फोर्स क्या आएगी? जीरो आएगी। अब यहां पे बोल रहा है कि टॉर्क क्या है? जीरो है, तो कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट यहां पे हमारे पास होगा एंगुलर मोमेंटम होगा, तो ऑप्शन बी राइट है। तो बताओ, समझ में आया? कितना इंटरेस्टिंग एमसीक्यू से आपको ये लगा होगा कि आपने कॉन्सेप्ट के साथ जो है ना इस एमसीक्यूज को सीखा है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, मजीद एमसीक्यूज को समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है क्या है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 13 आपसे कह रहा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी कैन बी ट्रेस बाय यूजिंग दिस रेडियो आइसोटॉप, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 14 की बात करते हैं। द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून इज अबाउट डैश टाइम्स ऑफ द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब आप लोगों ने याद किया होगा जी एम इज इक्वल टू 1/6 GE, जिसकी आप लोग डेरिवेशन भी करके आते हो। देखो, आपके पास जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है एट द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। अब अगर इसको आप यहाँ पे पुट करो और 6 से डिवाइड करवा दो, क्या करो? 6 से डिवाइड करवा दो, तो आपके पास एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून जो आएगा ना 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। वैसे तो उसने ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन डी जो है क्या होगा? राइट आंसर होगा।
नंबर ऑफ एनर्जी लेवल रिक्वायर्ड इन लेजर इज डैश। अगर आपको याद हो ऊपर हमने एक एमसीक्यूज डिस्कस किया है, एक्साइटेड स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट। तो भाई आपके पास जो एनर्जी लेवल होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। एक ग्राउंड स्टेट होती है आपके पास, एक मेटा स्टेबल होती है और एक एक्साइटेड होती है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। एमसीक्यूज नंबर 16 की बात करते हैं। अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट, आपके पास वोल्टेज केवन है, इज कनेक्टेड टू, आपके पास यहाँ पे 4 रेजिस्टर्स की वैल्यू दी गई है, ठीक है, ज्वाइंट टुगेदर इन सीरीज। अब देखो बच्चों, जब भी सीरीज की बात की जाए ना और आपसे कहा जाए कि आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप सबको जो है ना क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? सिंपल आपने ऐड करना है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए पैरेलल की, तो पैरेलल में आपके पास 1/RE आएगा और 1/R1 प्लस 1/R2 आपने इस तरीके से सॉल्व करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं एमसीक्यूज के अंदर। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टर इज 2 एम्पियर, बोल रहा है 1 ओम में से जो करंट पास हो रहा है वो 2 एम्पियर का हो रहा है, ठीक है, समझ में आता है। द करंट थ्रू द अदर रेजिस्टर विल बी डैश, बाकी जो बचते हैं 2 ओम वाला, 3 ओम वाला, 6 ओम वाला, इसमें से क्या करंट पास होगा? अपने पास नोट कर लो कि सीरीज के अंदर ना करंट क्या रहता है? सेम रहता है। करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर 1 ओम में से 2 एम्पियर का पास हो रहा है, इन बाकी सब में से भी 2 एम्पियर का पास होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी के ऊपर टिक लगा दो, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 17 की बात करते हैं। अ प्रोजेक्टाइल कवर्ड द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस इन मिनिमम टाइम व्हेन द एंगल इज डैश। बच्चे आंखें बंद करके 45 के ऊपर टिक लगा देते। क्या आपने इस चीज को नोट किया कि उसने वर्टिकल डिस्टेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। वो क्या फॉर्मूला था? H = V sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2G, ठीक है। अब H का मतलब ये कि आपने वर्टिकल डिस्टेंस को मैक्सिमम करना है, तो एंगल क्या पुट करोगे? देखो आपने साइन थीटा को 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1 बनाना है। आपको ये बात मालूम है कि थीटा 90 डिग्री, मतलब ये कि अगर आप साइन 90 फाइंड करते तो आंसर क्या आता है? 1 के बराबर आता है। तो साइन थीटा को 1 बनाने के लिए आप एंगल क्या पुट करोगे? 90 डिग्री पुट करोगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन डी हुआ। मतलब ये कि अगर आपको मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बताना है तो आपके पास एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। लेकिन अगर वो यहाँ पे चेंजिंग करे, आपसे पूछे कि भाई मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस बताओ, क्या बताओ? हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तब आप मूव करोगे रेंज के फॉर्मूले पे V² sin 2 थीटा डिवाइड बाय G। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे आपने sin 2 थीटा को 1 के बराबर बनाना है, ठीक है। अगर आप थीटा 45 पुट करोगे ना, 45 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो sin 90 बन जाएगा, और sin 90 क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो आपके पास हॉरिजेंटल डिस्टेंस के केस के अंदर 45 डिग्री क्या होता है? राइट आंसर होता है। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 18 है। आपको जो है फ़ारेनहाइट के अंदर स्केल जो है बताना है, आपको सेंटीग्रेड के अंदर जो है दिया गया। फॉर्मूला क्या होता है? TC/5 = TF - 32 डिवाइड बाय 9। TC किसके बराबर है? 50 के बराबर। आपने 50 पुट कर दिया, डिवाइड में 5 आ गया। 5 1 = 5, 5 10 = 50। ये 9 आपके पास यहाँ पे है, 9 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। TF - 32 आ गया। 10 9 = 90, ये -32 यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, और सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया, आपके 18 MCQ सॉल्व हो चुके हैं। 19 की बात करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज डैश। आपने गॉस लॉ जो है बच्चों पढ़ा होगा। गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन है उसमें से MCQs लिया गया है, और आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान। ठीक है, तो ये आपके पास इसका क्या आंसर आएगा? E = चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपके पास आएगा। आपके पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन सी राइट है। लेकिन अगर वो यहाँ पे चेंज करता, वो क्या करता? और वो आपसे पूछता कि भाई मुझे बताओ कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की क्या होगी। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपका आंसर क्या होगा? उसमें आपके पास आंसर होगा चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, आपको समझ में आ गया। लास्ट एमसीक्यूज की बात करेंगे। एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज रेस्ड, क्या बोल रहा है कि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी शिफ्ट टूवर्ड डैश। ठीक है, अब बच्चों देखो, आप लोगों ने एक जो है लॉ पढ़ा होगा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वो क्या बोलता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब आपको इस टेम्परेचर को अगर उस साइड पे लेके जाओ तो आपके पास 1/T हो जाएगा। मतलब ये कि अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपके पास एक वेन्स डिस्प्लेसमेंट का लॉ है। ठीक है, अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि वेवलेंथ क्या होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। समझना इस बात को। अगर यहाँ पे मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, वेवलेंथ है, ये मेरे पास इंटेंसिटी है। ठीक है, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से पहली वेव बनी, इसमें टेम्परेचर मेरे पास था T1। ठीक है, फिर मैंने एक दोबारा से बनाई, ये मेरे पास था T2 टेम्परेचर। फिर जो है मैंने एक और से बनाई और ये था मेरे पास T3 टेम्परेचर। ठीक हो गया, टेम्परेचर T3 सबसे ज़्यादा है, T2 उससे कम है और T1 सबसे कम है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी ना, इंटेंसिटी आपके पास है वर्टिकल में, यहाँ पे इंटेंसिटी आपके पास थी, फिर यहाँ पे और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी थी। अब एक चीज़ को आप नोट करना, ठीक है, कि आपके सबसे ऊपर वाले पॉइंट के अंदर वेवलेंथ इतनी सी है, उसके बाद वाले में इतनी है, और उसके बाद सबसे जो आपके पास कम टेम्परेचर है उसमें वेवलेंथ भी ज़्यादा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी वेवलेंथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा शॉर्टर वेवलेंथ, ये आपके पास राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, वो क्या होता है, E इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एब्सोल्यूट की पावर 4, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4। ठीक है, आपको इसके बारे में ही पता होना चाहिए। एक और आपने लॉ पढ़ा होगा, रेली जीन्स लॉ पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय लैम्डा पावर 4। ठीक है, ये मैंने आपको 20 MCQs जो है इवनिंग के पास पेपर के 2021 के सॉल्व करवा दिए हैं, और आई होप आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ, मज़े के साथ जो है समझ में आए होंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है इन 20 MCQs को लेके, आप कमेंट के अंदर जो है बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जो है लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।